आप देखो आ रहा होगा, अब आ रहा है ना। साउंड आएगा कैसे जब माइक बंद है? नीचे से बटन होती है, एक बैटरी की बटन होती है, एक माइक की होती है। अब बैटरी वाली बंद थी, सप्लाई थी नहीं, माइक का बटन ऑन था, कैसे आवाज आएगी? यस, अब सब होगा क्या? अब सही है। नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते। हाँ, गुड। अच्छा, अरुण, ओके। हाँ, चलो अब दो तीन बातें बता देते हैं। कल संडे है, कल एक्स्ट्रा क्लास होगी। तरुण सर की क्लास तो नहीं है एक्स्ट्रा? कितने बजे होगी? 9 बजे। कब तक चलेगी? 11 बजे तक। कल मेजर टेस्ट है तो कोई बात नहीं, एक दिन में मेजर हो या माइनर, वो टेस्ट थोड़ी तैयार होता है। तैयार टेस्ट की तैयारी तो आगे से होती है। क्या तरुण सर की एक्स्ट्रा क्लास है कल? कल बायो की एक्स्ट्रा क्लास है क्या कि नहीं है? फोन करके पूछूं क्या? यार मेरे फोन में पैसे नहीं है, रिचार्ज रिचार्ज नहीं है। अब मैं सोच रहा था क्लास के बाद कराऊंगा। अब अब फोन करना है तो फिर रिचार्ज कराना पड़ेगा। चलो व्हाट्सएप कॉल करता हूँ, व्हाट्सएप कॉल देखता हूँ। हाँ भाई, तो कल कल हम लोगों की क्लास नहीं हो पाएगी। कल बायो की है शायद, कल बायो की है। तो हम लोग इसका कोई नया तरीका निकालते हैं, है ना। समस्याओं का तरीका ही निकालना है हम लोगों को, तो हम लोग इसका कोई नया तरीका निकालते हैं, ठीक है। कल नहीं हो पाएगी तो क्या हम लोग अपनी क्लास डेली 8:15 से कर लें या 8:30 से कर लें? टंटा ही खत्म। डेली आप आधे घंटे एक्स्ट्रा पढ़ो, टंटा ही खत्म, है ना। जैसे एक बच्चा कह रहा था सर कल टेस्ट है, तो टेस्ट में भी दिक्कत नहीं होगी भाई, आप प्रिपरेशन भी कर पाओगे अच्छे से। तो मंडे से मैं क्या है, मंडे से मैं शेड्यूल चेंज करा दे रहा हूँ। मंडे से मैं क्लास करा दे रहा हूँ, ठीक है, 8:15 से। 8 बजे से करा दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 8 बजे से ना करो, 8:15 से कर लो, है ना। जब जरूरत पड़ेगी तो 8 बजे से भी कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो मंडे से मैं 8:15 से क्लास करा दूंगा, तो सभी बच्चे मंडे से 8:15 पे आ जाएंगे, ठीक है। मैं बोल दूंगा कि मेरी 15 मिनट क्लास एक्स्ट्रा कर दो। तो उससे क्या होगा कि हम लोग अपना, और वो 15 मिनट आधे घंटे के बराबर होंगे, क्योंकि वो 15 मिनट जो आप बढ़ा रहे हो वो पढ़ाई वाले बढ़ा रहे हो,
तो वो आधे घंटे के बराबर होंगे। तो ये संडे वाला बवाल खत्म हो जाएगा, है ना। हाँ, सर्दी से पहले पहले रखते हैं, सर्दी तक पहुंचते पहुंचते, ठीक है। हाँ, तो 8:15 से कर दूंगा। तो मंडे से क्लास, मंडे से, ठीक है, मंडे से हम लोग क्लास कितने बजे करेंगे? 8:15 पे, 10:15 तक। मंडे से हम लोगों की क्लास का शेड्यूल ये हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सबको? यस। अब चलो आ जाओ। अब हाँ, अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे? लास्ट क्लास का टेस्ट, लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था उसका टेस्ट। अब टेस्ट के लिए आप लोग रेडी हो जाओ, टेस्ट के लिए आप लोग रेडी हो जाओ। ये बताइए, चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। पहला क्वेश्चन, डिलीवरी वाला वापस आकर चला गया। बेटा आप वेदांतु डैश स्टोर @vedantu.com, इस पर आप अपनी क्वेरी लिख दो। वो अपना आपको रीच आउट कर लेंगे एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर। वेदांतु डैश स्टोर @vedantu.com। वेदांतु डैश स्टोर @vedantu.com, है ना। क्वेरी लिखा था सर। फिर अरुण, फिर क्या हुआ? तो तुम एक काम करो अरुण, मुझे भेज दो डाटा, मुझे भेज दो, है ना। जो भी डिटेल है मुझे भेजो, फिर मैं बोलता हूं। क्लियर? ठीक है। अब जल्दी से मुझे आंसर बताओ। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए कुछ करता हूं, है ना। हाँ, जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। वी फॉर्म ए गैल्वेनिक सेल विद कॉम्बिनेशन ऑफ अबव 2 हाफ सेल, विच 1 हाफ सेल बिहेव एज ए एनोड। इसमें से कौन सा हाफ सेल एनोड की तरह बिहेव करेगा? कैथोड नहीं पूछा जा रहा है, एनोड पूछा जा रहा है मुन्ना, एनोड। विच 1 हाफ सेल बिहेव एज ए एनोड। तो देखो, आप सबको पता है जिसका आरपी हाईएस्ट है वो कैथोड है। अब इसका आरपी हाईएस्ट है तो ये कैथोड हो गया, तो ऑटोमेटिक दूसरा वाला क्या हो गया? एनोड हो गया। जिसका आरपी हाईएस्ट है वो कैथोड हो गया, तो ऑटोमेटिक दूसरा वाला क्या हो गया? एनोड हो गया। तो एनोड कौन होगा? फर्स्ट। जो फर्स्ट हाफ सेल है वो एनोड होगा, जो फर्स्ट हाफ सेल है वो एनोड होगा। अब ये आया क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसका आप आंसर दो, तब तक मैं पानी की बोतल भर के लाता हूं। आंसर दीजिए। आंसर दो। यस। अब देखो, पूछा गया है हाउ मैनी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पॉसिबल। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था?
इसके लिए मैंने क्या बताया था, वोल्टेज को लिख लो। सबसे ज्यादा वोल्टेज किसका है, इसका है, तो ये तीसरा वाला हमारा सबसे ज्यादा है, फिर दूसरा वाला, फिर ये। अब मैंने क्या बताया था कि बस इसके आगे के देख लो, इसके आगे कितने हैं, दो, तो ये दो कॉम्बिनेशन बनाएगा। इसके आगे कितने हैं, एक, तो ये एक कॉम्बिनेशन बनाएगा। इसके आगे कितने हैं, जीरो, तो ये जीरो कॉम्बिनेशन बनाएगा। टोटल 3 सेल बनेंगे, टोटल 3 सेल बनेंगे। कैसे, ये कैथोड है, तो एक ये एनोड हो सकता है, एक बार ये एनोड हो सकता है, तो 3+2 बन सकता है, 3+1 बन सकता है। इसके थ्रू 2 सेल बन सकते हैं। अब बात आई इसके थ्रू, ये भी कैथोड हो सकता है, मगर जब ये कैथोड होगा तो फिर ये एनोड होगा। क्यों, हायर वाला कैथोड होता है, तो ये यदि मैंने हायर माना तो लोअर वाला एनोड होगा, तो फिर यही एनोड हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता। तो इसका कॉम्बिनेशन भी सेल बनाएगा, तो 3 सेल बनेंगे। कितने बनेंगे, 3। और नहीं तो मैंने तरीका बताया था, वोल्टेज के आगे जितना वोल्टेज है उतने वो कॉम्बिनेशन बनाएगा। इस वोल्टेज के आगे 2 वोल्टेज है तो ये 2 कॉम्बिनेशन बनाएगा। इस वोल्टेज के आगे 1 वोल्टेज है तो ये 1 कॉम्बिनेशन बनाएगा। इस वोल्टेज के आगे कोई नहीं है तो ये 0 कॉम्बिनेशन बनाएगा। अब आप लोग बताओ, 2 में से किसके कितने सही। अब सारे बच्चे मुझे जवाब दें, 2 में से किसके कितने सही, 2 में से किसके कितने सही। सारे बच्चे जवाब दें, 2 में से किसके कितने सही। यस, वेरी गुड, हरिओम, बॉस बॉस बॉस, यस 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 यस, वेरी गुड बेटा, वेरी। अब देखो यार बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं सेल पोटेंशियल की। लास्ट क्लास में मैंने सेल पोटेंशियल की बात की थी, यदि आप सबको याद हो तो, है ना, कि मैक्सिमम सेल पोटेंशियल कैसे निकालोगे, मिनिमम सेल पोटेंशियल कैसे निकालोगे। तो उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आपको एक पॉइंट समझाते हैं। देखो, शुरुआत सीएचडी से ही करेंगे, आज भी शुरुआत हम सीएचडी से ही करेंगे, गौर से समझिएगा, ठीक है, अच्छे से। देखो, यदि 2 हाफ सेल दिए हैं, 2 हाफ सेल, यदि 2 हाफ सेल दिए हैं, गिवन है, गिवन है। अब 2 हाफ सेल मिलके क्या क्या बन सकते हैं, गौर से समझिएगा। यहां पर बच्चे कॉन्सेप्चुअली मिस्टेक करते हैं, है ना, तो इसलिए इस बात को थोड़ा अच्छे समझिएगा। आपको यदि 2 हाफ सेल दिए हैं तो पॉसिबिलिटी क्या है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि 2 हाफ सेल से मिलकर आप सेल बना दो। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि 2 हाफ सेल से मिलके आप सेल बना दो, फॉर्म सेल। यदि आप 2 हाफ सेल से मिलके सेल बना दोगे तो वोल्टेज कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ई सेल इक्वल टू आरपी ऑफ कैथोड माइनस आरपी ऑफ एनोड। मगर एक पॉसिबिलिटी और है, वो क्या, कि 2 हाफ सेल से मिलके, एक पॉसिबिलिटी और है कि 2 हाफ सेल से मिलाकर हम तीसरा हाफ सेल भी बना सकते हैं, फॉर्म थर्ड हाफ सेल। मतलब सेल नहीं फॉर्म कर रहे हैं हम, एक हाफ सेल फॉर्म कर रहे हैं। 2 हाफ सेल की हेल्प से हम एक क्या फॉर्म कर रहे हैं, हाफ सेल फॉर्म कर रहे हैं। बच्चों ने कहा सर ये वाली समझ में नहीं आई, ये तो हमने पीछे देखी है, ये नहीं समझ में आई है। तो मैंने कहा चलो मैं समझाता हूं, चलो मैं पहले समझाता हूं, फिर लिखाता हूं कि ऐसी सिचुएशन को हम डील कैसे करेंगे, ऐसी सिचुएशन को हम डील कैसे करेंगे। देखो बच्चों, यदि 2 हाफ सेल मिलके तीसरा हाफ सेल फॉर्म करते हैं तो क्या सिचुएशन होती है। तो पहले तो मैं आपको इसका क्वेश्चन दिखाता हूं। देखो, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, जरा चेक करो क्या ये हाफ सेल है, Cu+2 0, ये एक हाफ सेल है, एंड Cu+2
+1, ये भी हाफ सेल है, दो हाफ सेल दिए। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर +2 टू कॉपर +2 टू कॉपर +1 आर 0.0337 volt and 0.153 volt respectively. The standard electrode potential of copper +1 oblique copper, तो ये हाफ सेल ही तो है, दो हाफ सेल देके वो एक तीसरे हाफ सेल का पोटेंशियल पूछ रहा है, कोई सेल नहीं बना रहा है, चेक करो है। +2 से 0 वाला हाफ सेल का पोटेंशियल दिया है, +2 से +1 वाले हाफ सेल का पोटेंशियल दिया है। अब पूछ रहा है +1 से 0 वाला, +1 से 0 हाफ सेल का पोटेंशियल पूछ रहा है। दो हाफ सेल की हेल्प से हाफ सेल भी बनाया जा सकता है और दो हाफ सेल की हेल्प से सेल भी बनाया जा सकता है। और क्वेश्चन दिखाता हूं, फिर मैं इनका जवाब दूंगा कि इसको करते कैसे है। पहले तो मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखा रहा हूं। जैसे ये देखो, ये आपके AIPMT में आया है ना। देखो ये एक हाफ सेल है, वोल्टेज दिया है, ये भी एक हाफ सेल है, वोल्टेज दिया है, और जो पूछा जा रहा है ये भी एक हाफ सेल है। ये देखो वोल्टेज दिया है, यही क्वेश्चन है, दो बार लिख गया है। एक बार ये आया है IIT में, ये IIT में आया है, IIT 97 एक नंबर में, ये IIT में आया है। वही क्वेश्चन 2009 में नीट में आया है, सेम क्वेश्चन है, सेम डाटा है, दो हाफ सेल दिए हैं, सेल पूछ रहा है। तो जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो इनको ट्रैकल कैसे करेंगे, तो अब जरा इसकी बात समझो। और दो हाफ सेल देख के सेल भी बनाया जाता है। जैसे ये देखो, आप देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Sn+4 ऑब्लिक Sn ये दिया है, कॉपर क्रोनियम +3 ऑब्लिक क्रोनियम ये दिया है। These two couple in their standard state are connected to make a cell। अब दो हाफ सेल से सेल बनाया गया है, अब वो सेल पोटेंशियल पूछ रहा है। तो दो हाफ सेल को जोड़कर सेल भी बन सकता है और दो हाफ सेल को जोड़कर हम तीसरा हाफ सेल भी बना सकते हैं। तो जब दो हाफ सेल को जोड़कर सेल बनेगा तो आपको पता है कि सेल पोटेंशियल कैसे निकलेगा, मगर दो हाफ सेल को जोड़कर तीसरा हाफ सेल बनेगा तो पोटेंशियल कैसे निकालोगे। तो अब गौर से समझो जरा, सारे बच्चे गौर समझेंगे। क्यों? क्योंकि एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं, गौर समझना। देखो बच्चों, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, जो क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हमने पढ़ाया है ना कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी की एक खास बात थी कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नहीं होती है, ध्यान है। इसका मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एडिटिव नहीं है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नॉट एडिटिव, ये एडिटिव नेचर का नहीं है, नॉट एडिटिव नेचर, मतलब इसको जोड़ नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो इसको जोड़ घटाया नहीं जा सकता है, इसको जोड़ और घटाया नहीं जा सकता। तो बच्चों ने कहा ये देखो घटाया तो गया है, ये घटाया नहीं गया, ये कुछ और लिखा है। मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, 2 मिनट रुक जाओ बस, है ना, परेशान ना होना, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको समझना। जैसे ही मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है, वैसे ही आपकी नजर ऊपर गई, क्या सर यार यहां लिख रहे हो इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते और यहां सब्ट्रैक्ट करके बैठे हुए हो। तो ये बच्चों आंखों का धोखा है, ये आंखों का धोखा है। तुम्हें मन की आंखों से देखना पड़ेगा। मन की आंखों से कैसे देख पाओगे, मैं अभी दिखाऊंगा, है ना। ये टैलेंट मैं आपके अंदर अभी क्या करूंगा, जागृत करूंगा। थोड़ा रुको, सब्र करो। अच्छा पहले पढ़ लो, जब अभी 5-10 मिनट हो जाएंगे तो सब समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसलिए उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक स्टेट फंक्शन भी है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक स्टेट फंक्शन भी है।
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, एक स्टेट फंक्शन भी है। ध्यान है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक स्टेट फंक्शन है, और डेल्टा जी जो है हमारा वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेल्टा जी हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब डेल्टा जी को मैं क्या कर सकता हूं, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि डेल्टा जी हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेल्टा जी को मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं क्योंकि डेल्टा जी हमारा कैसा प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो गौर से सुनो, गौर से सुनो सब लोग, गौर से सारे लोग सुनिए। जब दो हाफ सेल दिए हैं और तीसरा हाफ सेल निकालना है, जब दो हाफ सेल दिए हैं और तीसरा हाफ सेल निकालना है, तो हम उनको डेल्टा जी के टर्म में निकालते हैं। उनको ई के टर्म में नहीं निकाला जा सकता। क्यों? क्योंकि ई एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको मेरी बात नहीं समझ में आ रही होगी, मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाता हूं। किसी बच्चे ने सोचा कि चलो सर आप ऐसे कर लो, देखो एक इक्वेशन ये दी है, एक इक्वेशन ये दी है, ये इक्वेशन अपने को निकालनी है। तो मैंने हमेशा पढ़ाया है कि इसको बिल्कुल मैथ्स की तरह सॉल्व करो। दो इक्वेशन की हेल्प से ये इक्वेशन लानी है। तो बच्चों ने कहा सर अभी मैथ की तरह सॉल्व कर देते। कॉपर प्लस वन किधर लाना है, लेफ्ट में है, किधर, राइट में। इसको पलटी मार दो। तो जब तुम पलटी मारोगे तो ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। अच्छा, रिएक्शन पलटी है तो वोल्टेज पलट जाएगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज स्टेट फंक्शन है। तो जब स्टेट फंक्शन है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल विद निगेटिव साइन। ये देखो, आपने इस रिएक्शन को पलटा तो वोल्टेज की वैल्यू पलट गई। अच्छा, अब आपको कॉपर किधर लाना है, राइट में। कॉपर किधर है, राइट में। आपने इसको इक्वेशन 1 कहा, इसको इक्वेशन 2 कहा और ऐड कर दिया। तो आपने कहा इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। जब आपने ऐड किया तो देखो क्या हो गया, कॉपर प्लस 1 लेफ्ट में था, लेफ्ट में है। कॉपर प्लस 2 लेफ्ट में है, कॉपर प्लस 2 राइट में है, कैंसिल हो गया। दो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में है, एक इलेक्ट्रॉन राइट में है, तो एक इलेक्ट्रॉन बचा। दो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में है, एक इलेक्ट्रॉन राइट में है, तो एक इलेक्ट्रॉन बचा। अब राइट में क्या बचा, कॉपर प्लस, राइट में क्या बचा, ये कट गया है और ये उधर जाके घट गया है, तो कुछ नहीं बचा। अब देखो ये इक्वेशन आ गई, चेक करो आ गई। अब बच्चों ने कहा जो इक्वेशन के साथ किया वही सेल के साथ कर दो। भाई मैंने इक्वेशन जोड़ी तो सेल जोड़ दिया, मैंने इनको और इनको जोड़ दिया। जैसे ही तुमने इनको और इनको जोड़ा तो ये गड़बड़ हो गया, ये रॉन्ग है। ये क्या है, रॉन्ग, क्योंकि डेल्टा जी हमारे क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये जुड़ेगा ही नहीं, ये जुड़ेगा ही नहीं। तो तुम क्वेश्चन सही कर रहे हो मगर ये गलत है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये गलत लिख गया है, ये गलत लिख गया। इसलिए हम क्वेश्चन को करेंगे ऐसे ही, मगर डेल्टा जी के टर्म में, ई के टर्म में नहीं करेंगे। ई के टर्म में करोगे तो क्या होगा, कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग हो गया। क्योंकि ई जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और ई जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होती है। तो ये चीज रॉन्ग हो गई। तो बच्चों ने कहा सर इसको करेंगे कैसे, मैंने कहा इसको ऐसे करो। देखो आप इसका डेल्टा जी निकाल दो, डेल्टा जी हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो बच्चों ने कहा सर इसका डेल्टा जी क्या है, हमने मान लिया इसका डेल्टा जी है G1 और इसका डेल्टा जी है G2। ठीक, अब जब तुम ऐड करोगे तो भाई डेल्टा जी भी ऐड हो गए, डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। अब ये राइट लिखा है, ये क्या है, राइट लिखा है। क्यों? क्योंकि डेल्टा जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है।
वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो हमने क्या किया, डेल्टा जी जोड़ा, तो इस रिएक्शन का डेल्टा जी कितना आ गया, इतना आ गया इस रिएक्शन का। अब गौर से मेरी बात समझिए, डेल्टा जी का मैं आपको फार्मूला बताता हूं। डेल्टा जी इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई। डेल्टा जी इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई। ये होता है डेल्टा जी इक्वल टू, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई। एन क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इन प्रोसेस। प्रोसेस में मतलब ऑक्सीडेशन में या रिडक्शन में या सेल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं। एफ क्या है, एफ है फराडे कांस्टेंट। एफ क्या है, एफ है फराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू ये है 96500 कूलाम, और फराडे में क्या है 1 फराडे। ई क्या है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जरा गौर से समझो, जिसका ई रखोगे उसी का डेल्टा जी निकलेगा। आपने आरपी वैल्यू निकली तो आरपी का डेल्टा जी निकला, आपने ओपी वैल्यू रखी तो ओपी का डेल्टा जी निकला, आपने सेल पोटेंशियल रखा तो सेल का डेल्टा जी निकला। यहां पर जिसको रखोगे, आप रिडक्शन पोटेंशियल रखोगे तो रिडक्शन रिएक्शन का डेल्टा जी निकलेगा, आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रखोगे तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का डेल्टा जी निकलेगा, आप सेल रखोगे, सेल पोटेंशियल रखोगे तो सेल का डेल्टा जी निकलेगा। क्लियर, बात समझ में आई। तो अब हम क्या कर रहे हैं, गौर से देखो, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, इस रिएक्शन के डेल्टा जी की वैल्यू ये आई, तो इस रिएक्शन का डेल्टा जी आ गया G1 प्लस G2। मगर क्या मेरे को डेल्टा जी निकालना है, मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। तो अब इन सबके फार्मूले लग दो। अब देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, इस डेल्टा जी, ये डेल्टा जी किसका है, इस इक्वेशन का। इस इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, एक, तो एन की वैल्यू हो गई एक, फराडे को ऐसे ही रखा। अब हमें इस रिएक्शन का ई निकालना है, इस रिएक्शन का ई निकालना है। अच्छा, इसका रखो माइनस, डेल्टा G1 में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 2 एफ। अब डेल्टा G1 का ई कितना है, ये प्लस माइनस। अब इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, एक एफ, और ई सेल कितना है माइनस 0.53। अब क्या हुआ, एफ से एफ कट गया, सब जगह का एफ काट लो, कॉमन ले लोगे। अब माइनस प्लस का जरा ध्यान रखना, ये देखो माइनस ई आया, अब इसमें देखो माइनस 2 का मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 है 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, 6 1 7 और 3 दूनी 6, 6 पॉइंट लग गया। अब ये देखो, देखो ये माइनस है और ये माइनस है, प्लस हो गया, तो प्लस कितना आया, 1 का मल्टीप्लाई है, 1 का मल्टीप्लाई तो दिखाया नहीं जाता है, ये देखो। अब ये दोनों मिलके क्या हो गए 7, ये दोनों मिलके क्या हो गए 12, 12 की 1, ये दोनों मिलके क्या हो गए 7, 7 1 8। तो इतना वोल्टेज आया। अब देखो यहां माइनस साइन लगा है, तो जब ये ई आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो इतना वोल्टेज आया माइनस का, माइनस 0.9827। मुझे लग रहा कहीं माइनस प्लस की गलती हो गई मेरे से, आप लोग चेक करो, कहीं माइनस प्लस की गलती हो गई है। क्योंकि आंसर मैच नहीं कर रहा है, -1
एफ, इसमें क्या है माइनस, इसका वोल्टेज कैसा दिया है, प्लस दिया है। अच्छा यहाँ दोनों को जोड़ दिया, ये -1F, इसका वोल्टेज कैसा दिया है, माइनस दिया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा ये माइनस लिखा है, हाँ यहाँ गलती हुई, ये माइनस का है, ये प्लस का कहाँ है, तभी मैं कहूँगी यार आंसर आ क्यों नहीं रहा है भाई, थोड़ा सा लोचा। एंड देखो ये माइनस वाला वोल्टेज है, ये माइनस का साइन है ना, तो ये माइनस है, ऐसे आ रहा है। अब ये ऐसे आया, अब ये घटेगा, अब देखो ये माइनस, अब 674 से 153 माइनस करो, तो 1 आ गया, 2 आ गया, अब 5 आ गया और पॉइंट आ गया। अब माइनस और माइनस कट गए, तो ये आ गया 0.521। ये देखो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा जी के फॉर्म में जोड़ना पड़ेगा, डायरेक्ट ई नहीं जोड़ सकते। तो करना वही है जो हम थर्मोकेमिस्ट्री में करके आए हैं, करना वही है जो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में किया है, करना वही है जो हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में किया है, मगर थोड़ा थोड़ा चेंज है। हम ई को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं, वो कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग हो जाएगा, मैथमेटिकली तो सही है, मैथ के हिसाब से सही है, मगर केमिस्ट्री के हिसाब से गलत हो जाएगा, क्योंकि ई एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, उसको ऐड नहीं कर सकते। मगर हम डेल्टा जी को तो ऐड कर सकते हैं, तो हम यहां ई ना लिख के डेल्टा जी लिख देते हैं और बिल्कुल उसी तरह से कर लेते हैं जैसे मैथ्स में करते थे, कर दिया, और फिर डेल्टा जी की वैल्यू डाल देते हैं ई के टर्म में। फिर क्या करते हैं, डेल्टा जी की वैल्यू डाल देते हैं ई के टर्म में और ई निकाल लेते हैं, ई निकाल लेते हैं, क्लियर है, ई निकाल लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं और करके दिखाता हूं, जैसे थोड़ा सा आप लोगों को ये बात समझ में आए। मैं एक क्वेश्चन और लाया हूंगा एफई वाला, ये देखो, ये देखो एक क्वेश्चन और करता हूं, जैसे थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। इस क्वेश्चन को करो, नहीं ये तो शायद सेल है, ये तो सेल बनाया गया है, इसको नहीं करो, ये तो सेल बनाया गया है। ये वाला करते हैं, ये सेल नहीं है। आ जाओ बच्चों, देखो पहली बार है, हो सकता है आपको बात समझ में ना आई हो सकता है आपको बात समझ में ना आई हो, तो एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान दीजिए सब लोग, एक क्वेश्चन और करते हैं। हाँ अब आप लोग देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो, इस क्वेश्चन को पढ़ो जरा। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Fe2, Fe, Fe3, Fe2, this and this respectively, the standard potential of Fe3 oblique Fe हाफ सेल। अब दो हाफ सेल देके तीसरा हाफ सेल पूछ रहा है, सेल नहीं पूछ रहा है, दो हाफ सेल देके तीसरा हाफ सेल पूछ रहा है, सेल नहीं पूछ रहा है, बताओ, दो हाफ सेल देके क्या पूछ रहा है, तीसरा हाफ सेल, तो कैसे करोगे, इनके डेल्टा जी ऐड करोगे। कैसे ऐड करना है, देखो Fe2 पास 2 से Fe जा रहा है, Fe2 पास 2 से Fe जा रहा है, ये देखो इसका सेल पोटेंशियल दिया है ये, है ना। फिर क्या है, Fe3 पास 2 से Fe2 पास 2 जा रहा है, इसका सेल पोटेंशियल दिया है ये देखो, और हमें ये निकालना है Fe3 पास 2 से Fe निकालना है, ये हमें निकालना है। तो दो हाफ सेल देके तीसरा हाफ सेल पूछा जा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डेल्टा जी फॉर्म में ऐड करना पड़ेगा, हम ई के फॉर्म में ऐड नहीं कर सकते, तो मैंने इसको कहा डेल्टा G1, इसको कहा डेल्टा G2, मैंने कहा इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये रिएक्शन आ जाएगी, बिल्कुल मैथ की तरह सॉल्व करना है। Fe3 पास 2 हमें लेफ्ट में चाहिए, लेफ्ट में है, Fe हमें किधर चाहिए, राइट में चाहिए, राइट में है, तो बस 1 और 2 को ऐड कर दो, इसको 1 माना, इसको 2 माना,
तो मैंने कहा 1 + 2 को ऐड कर दिया। तो जब 1 और 2 को ऐड किया तो देखो क्या क्या कट गया, ये और ये कट गया। लेफ्ट में क्या आ गया, Fe3 पॉजिटिव। 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन मिलके 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। राइट में क्या आ गया, Fe, ये कट गया है। अब जो काम आपने रिएक्शन में किया है वही काम आपने डेल्टा जी में कर दिया। तो इसके डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा G1 + डेल्टा G2। इस रिएक्शन का डेल्टा जी कितना आ गया, डेल्टा G1 + डेल्टा G2। तो अब यार सबके डेल्टा जी की वैल्यू रख दो। इस रिएक्शन के डेल्टा जी की वैल्यू ये आई। अब इसकी वैल्यू डालो -n। n कितना होगा, कितना है 3, 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, -n। f ई सेल निकालना है। अच्छा, -n G1 में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का। f ई सेल दिया है कितना, 0.337। अब G2 में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का, +3 है +2, 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। f वोल्टेज कितना दिया है, 0.153। अब इसको सॉल्व करो। हमने सबका माइनस हटा दिया, तो जब सबका माइनस हटा दिया और सबका f हटा दिया, f कॉमन ले लिया, सबसे कट गया, तो ये क्या बचा, 3e। ये मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 1 7 और 3 दूनी 6, ये आया। और माइनस ये भी हट गया, माइनस ये भी हट गया, माइनस ये भी हट गया, तो प्लस का आया, प्लस। अब इन दोनों को जोड़ो, तो जोड़ा तो 4 3 7 12 और 8 और 3 से डिवाइड कर दिया। तो जब 3 से डिवाइड किया तो 0, 3 दूनी 6, यहां पे 2 कैरी कर गया, 7 त्रिक 21 और 18, अप्रोक्सीमेट ये आया 0.276, 0.276 आंसर आ गया। तो बार बार ऐसे करना पड़ेगा। तो जब 2 हाफ सेल देख के सेल बनाया जाएगा तो कॉन्सेप्ट क्या यूज करोगे, ये। और 2 हाफ सेल देके तीसरा हाफ सेल बनाया जाएगा तो ये कॉन्सेप्ट यूज करोगे। क्यों, क्योंकि ई इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसलिए डेल्टा जी के फॉर्म में ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे। बिल्कुल मैं लिख देता हूं, है ना, नोट डाल के लिख देता हूं क्या है, ठीक है। हाफ सेल को मैथ की तरह सॉल्व करना है। हाफ सेल को मैथ के इक्वेशन की तरह सॉल्व करना है, सॉल्व करना है ना। और डेल्टा जी के टर्म में, डेल्टा जी के टर्म में ऐड, डेल्टा जी के टर्म में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। ई के टर्म में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे, डेल्टा जी के टर्म में ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे, ध्यान रखना। ई के टर्म में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, जी के टर्म में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। अब सबके खुरापाती दिमाग में एक क्वेश्चन अभी भी चल रहा है कि सर खेल रहे हो, हमने क्या हुआ, कह रहे हो नहीं सर खेल रहे हो। आप इतनी देर से यहां बोल रहे हो कि ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं चलेगा, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं चलेगा, और यहां पे है, यहां पे देखो आपने कर रखा है, यहां पे देखो आपने कर रखा है ना, गलत बात है सर।
यहां पे देखो आपने कर रखा है, मैंने कहा ये आंखों का धोखा है, मन की आंखों से देखो मुन्ना, आपको सब साफ साफ दिखाई देगा। बच्चों ने कहा सर थोड़ा सा प्रकाश डाल दो आप। तो मैंने कहा देखो बच्चों, प्रकाश डालता हूं, आपको बताता हूं कि ये जो लिखा है रियलिटी में लिखा क्या है। देखना, मैं आपको एग्जांपल एक देता हूं तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। देखो ये हमारा जेड हाफ सेल है, ये देखो ये हमारा जेड हाफ सेल है, ठीक है। ये देखिए, और इसका वोल्टेज आपको दिया है ये ऐसे, इसका वोल्टेज ये दिया है, और ये हमारा वोल्टेज कैसा है, ऑक्सीडेशन वोल्टेज है। क्यों, ये देखो ऐसे आ रहा है, Zn से Zn+2 आ रहा है ऑक्सीडेशन वोल्टेज है। अच्छा ये कॉपर हाफ सेल दिया है, ये कॉपर हाफ सेल दिया है, और इसका वोल्टेज इतना है। एक मिनट रुकना, इसको प्लस करो, इसको माइनस करो, इतना, और ये भी ऑक्सीडेशन वोल्टेज है। क्यों, ऑक्सीडेशन हो रहा है। दो हाफ सेल दिए हैं, दो हाफ सेल दिए हैं कि नहीं दिए हैं। अब मैंने कहा इस सेल की वैल्यू निकालो, सभी लोगों से मैंने कहा इस सेल की वैल्यू निकालो, डरना नहीं, डेल्टा जी के टर्म में निकालो, वैसे मत निकालो, जो मैंने फार्मूला पढ़ाया है ना उससे मत निकालो। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि वो फार्मूला आया कहां से है। रियलिटी में वो कोई फार्मूला नहीं है, यहां पर भी मैंने डेल्टा जी ही ऐड किए है, मगर हम कैलकुलेशन से बचने के लिए, मक्कारी दिखाने के लिए हम डायरेक्ट इसका रिजल्ट यूज कर लेते हैं। यहां पर भी हमने डेल्टा जी ऐड किए। अब देखो दो हाफ सेल दिए हैं और तीसरे सेल का हमें पोटेंशियल निकालना है। मैं कह रहा हूं इसका सेल पोटेंशियल बताओ, वो ई सेल ही तो होगा क्योंकि सेल बना है। मैंने कहा ठीक है, इसको मैंने मान लिया डेल्टा G1। अच्छा सॉरी, अब हमें ये क्या चाहिए, Zn+2, +2 लेफ्ट में चाहिए, लेफ्ट में है, राइट में चाहिए +2, राइट में है। Zn हमें लेफ्ट में चाहिए, लेफ्ट में है। अब यहां पर लोचा है, कॉपर +2 किधर चाहिए, लेफ्ट में, यहां क्या है राइट में, तो इसको पलटी मारोगे, तो तुमने इसको पलटी मार दी। जब तुमने पलटी मारी तो ये इक्वेशन क्या हो गई, ऐसी। अब आपको पता है जब आप ठीक है रिएक्शन पलटोगे तो वोल्टेज पलट जाएगा, वोल्टेज पलट गया। अब ऑक्सीडेशन वोल्टेज किस में कन्वर्ट हो गया, रिडक्शन वोल्टेज में। देखो रिएक्शन पलटी, वोल्टेज की वैल्यू पलट गई। अब ये रिएक्शन क्या है, रिडक्शन, तो ये वोल्टेज रिडक्शन का हो गया। अब हमारी सिचुएशन बन गई है, इसको मैंने कहा डेल्टा G1 और इसको मैंने कहा डेल्टा G2। अब इनको ऐड कर दो, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है। मैंने कहा इक्वेशन 1+2 ऐड हो गई, लेफ्ट वाले लेफ्ट में ऐड होंगे, तो लेफ्ट में क्या है Zn, लेफ्ट में क्या है कॉपर, लेफ्ट में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, राइट वाले राइट में ऐड होंगे, राइट में क्या है Zn, राइट में क्या है कॉपर, राइट में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन। अब इक्वेशन ऐड हो गई, तो इस रिएक्शन का डेल्टा जी ये आ गया, डेल्टा G1 डेल्टा G2। अब 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, हमारी इक्वेशन आ गई, चेक करो। अब इक्वेशन आ गई तो इस रिएक्शन का डेल्टा जी इसके बराबर है, तो इस रिएक्शन का डेल्टा जी ये निकला, ये देखो। अब इनकी वैल्यू डालो, इसकी वैल्यू डालो, माइनस कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। अब आप चेक करो, जितने इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन होता है। जब सेल बनता है तो आप देखना सेल बनने में इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं, देखो इसमें कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्यों, क्योंकि जब सेल बनता है तो जितने इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन हुआ उतने ही इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन होगा,
और पूरे सेल में भी उतने ही इलेक्ट्रॉन का लेना देना होता है। चेक कर लो कितने इलेक्ट्रॉन का लेना देना चल रहा है, 2 का। +2 से 0, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर चल रहा है। जितने इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन हुआ है उतने ही इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहां पे n की वैल्यू 2, f ये हमें निकालना है, जिसको तुमने नाम दिया है ई सेल। अब इसका रखो -n, n की वैल्यू कितनी है 2, f और ई सेल की वैल्यू क्या है, ई सेल क्या है EOP, EOP देख लो EOP। और ये देखो 0 से +2 है तो ये क्या है एनोड। भाई एनोड में ऑक्सीडेशन होता है 0 से +2, 0 से +2 ये एनोड है, तो मैंने इसको एनोड लिख दिया। फार्मूला लगाया, दूसरे का माइनस, इसका माइनस, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है 2, f ई सेल लिखो, इसका ई सेल क्या है RP वैल्यू, और ये क्या है कैथोड। क्यों, ये क्या है कैथोड, क्यों, देखो ये कैथोड है, +2 से 0 तो ये कैथोड है, तो इसके वोल्टेज का नाम है RP ऑफ कैथोड। अब देखो माइनस कट गया, 2 कट गया, देखो माइनस माइनस सबका कट गया, सबका FF कट गया, सबका 2 कट गया, सब में 2 है। अब जरा बताओ बचा क्या, ई सेल। अब यहां क्या बचा, OP वैल्यू ऑफ एनोड प्लस RP वैल्यू ऑफ कैथोड, यही तो बच्चा, चेक करो। अच्छा यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं तो क्या कोई बच्चा बुरा मानेगा, देखना, यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं तो क्या कोई बच्चा बुरा मानेगा। RP वैल्यू ऑफ कैथोड मैंने इसको पहले लिखा। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड को क्या हम माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड लिख सकते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल बराबर होते हैं विद अपोजिट साइन, तो इसको मैंने ये लिख दिया माइनस RP वैल्यू ऑफ एनोड। देखो आ गया फार्मूला, चेक करो, देखो ये अपने आप आ गया। तो हम इतनी मेहनत से बचने के लिए, इतनी सारी मेहनत से बचने के लिए डायरेक्ट ये यूज कर लेते हैं। क्यों यूज कर पाते हैं, क्योंकि N1 N2 N3 मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बराबर होता है, जितने इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन उतने ही इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन और उतने ही इलेक्ट्रॉन सेल में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो N सेम है तो N कट गया, F वैसे ही कांस्टेंट होता है वो भी कट गया, तो बचा ही क्या, वोल्टेज बचा। तो इसका रिजल्ट ये है, तो हम डायरेक्ट इसका रिजल्ट यूज कर रहे होते हैं। हम डेल्टा G को ही प्लस माइनस कर रहे हैं, चेक करो, चेक करो, हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को प्लस माइनस कर ही नहीं रहे, वो तो उसका रिजल्ट आया है हम यूज कर ले रहे हैं। नहीं तो हर क्वेश्चन इतना बड़ा हो जाएगा, हर क्वेश्चन इतना बड़ा हो जाएगा। तो हम मक्कारीवश अपने कॉन्सेप्ट को इस तरह से यूज कर रहे हैं, ये जो तुम बुकों में देख रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने कोई अलग फंडा यूज किया, 2 हाफ सेल मिलके सेल बनना है तो कोई मैंने अलग फंडा यूज किया, और 2 हाफ सेल मिलके हाफ सेल बनना है तो कोई मैंने अलग फंडा यूज किया। नहीं, कॉन्सेप्ट सेम है, मगर क्या है, एक चीज को इजी किया जा सकता है तो हम लोगों ने इजी कर दिया। अब इसको इजी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन का यहां पे रिडक्शन हुआ है उतने इलेक्ट्रॉन का यहां पे ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, और उतने इलेक्ट्रॉन यहां पे नहीं हो रहे हैं। तो यहां इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से हमें यहां से स्टार्ट करना पड़ता है क्वेश्चन को। उस तरह का फार्मूला वहां पे नहीं बन पाता है, और जबकि सेल में उस तरह का फार्मूला बन जाता है। तो कॉन्सेप्चुअली दोनों कॉन्सेप्ट एक है, उसी कॉन्सेप्ट से दोनों क्वेश्चन सॉल्व होंगे, मगर हम मक्कारी को देखते हुए, टाइम को देखते हुए और थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करते हुए हम इसमें ये सब ना करके डायरेक्ट यहां से उठा लेते हैं, डायरेक्ट यहां से उठा लेते हैं, जैसे हमारा टाइम बचे, कैलकुलेशन बचे। इस वजह से हमको यहां पर ये लिखाना पड़ता है।
तो बच्चों को कंफ्यूजन भी इसी वजह से आता है कि एक जगह लिख रहे हो कि भाई ऐड नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, और यहां सब्ट्रैक्ट करे बैठे हो। तो आप समझ गए, ये आंखों का धोखा है, ये कोई फार्मूला नहीं है, ये उस कॉन्सेप्ट का रिजल्ट आया है जिसको हम लगातार यूज कर रहे हैं। यहां पे कोई सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, ऐड हुए हैं डेल्टा जी। क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि ये बात सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है। और आप तो छोड़ो, मैंने बहुत सारे टीचरों से भी पूछा है कि ये बताओ, मैंने जैसे बहुत सारे इंटरव्यू लिए, हजारों लिए, मैंने पूछा ये बताओ कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, आप कहते हो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो यहां तो आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रखा है, तो क्या ये फार्मूला गलत है? क्या ये बात गलत है? और ये दोनों बात सही है तो एक्सप्लेन करो कैसे सही है, कैसे सही है? मैंने बहुत बार टीचरों से पूछा है, और ऐसा नहीं कि ये बात हमसे नहीं पूछी गई। जब मैं अपने शुरुआती दिनों में था तो मुझे ये कंफ्यूजन आया, मैंने कहा यार ये रहता गलत नहीं फैला हुआ है। तो मैं जब पढ़ाता था तो मुझे कंफ्यूजन आया, तो मैंने एक अपने सीनियर टीचर से पूछा, मैंने कहा यार सर ये बताओ ये कंफ्यूजन नहीं है? तो उन्होंने अच्छा, हम लोगों के टाइम के सीनियर थोड़ा सा अलग टाइप के होते थे, वो बताते नहीं थे जल्दी, कहते ऐसा है एक दिन तुम सोच के आओ, एक दिन सोचो फिर बताऊंगा कल। तो मैंने कहा यार ये तो अच्छी बात है। मैं उस समय था 17 या 18 साल का था, क्योंकि मैं बीएससी प्रीवियस से ही पढ़ाने लगा था, प्रीवियस सेकेंड ईयर से ही। तो मैं 17 या 18 साल का रहूंगा, और वो सर थे मेरे 45 से 50 के बीच में। तो उन्होंने कहा यार तुम पहले सोच के आ जाओ। तो मैंने कहा अच्छा। अब मैंने कई बुकों में ढूंढा, बुकों में ऐसा लिखा नहीं होता है, बुकों में ऐसा लिखा नहीं होता है। अब मैं परेशान यार, फिर मैंने इसको ड्रा किया, मैंने कहा ये कहीं ना कहीं से तो आता होगा फार्मूला। फिर मैंने जैसे इस क्वेश्चन को किया वैसे ही इस क्वेश्चन को किया, तो वो तुरंत निकल के आ गया। तो मुझे आइडिया लगा, फिर भी मैं कंफ्यूज था कि ऐसा ना हो कि गलत हो। तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा नहीं तुमने ठीक किया है। तो मैंने पूछा क्या कल आपने क्यों नहीं बताया? कहते देखो जब खुद करोगे ना तो तुम्हें पूरी जिंदगी याद रहेगा, क्योंकि वो तुम्हारी खुद की मेहनत का फल है। जब तुम खुद करोगे, ऐसा नहीं कि वो सीनियर कोई खराब होते थे, मगर वो ज्यादा टैलेंटेड होते थे आजकल के सीनियर से। वो खुद करो, तो जब हम खुद करके आए तब मुझे सारी बातें अपने आप क्लियर हो गई, और वो पूरी जिंदगी याद रहेंगी। मगर जब कोई तुम्हें दूसरा जल्दी बता देगा तो तुम्हें उसकी इंपॉर्टेंस याद नहीं है, उसमें कि उसकी तड़प याद नहीं है कि उस चीज को समझने के लिए तुम कितना तड़पे हो, कितना परेशान हुए हो। उनका कहना नहीं तो मैं हूं, मैं कहां जा रहा हूं, मैं तो तुम्हें बताऊंगा ही। तो मैं भी यही कोशिश करता हूं कि जो भी मान लो अपने कुलीग हैं, दोस्त यार, टीचर हैं, यदि मेरे नीचे बहुत सारे टीचर रहते तो मैं एक ही कहता हूं कि आप करो, आज का टाइम आपको दे दिया, आप इसमें कुछ भी सोचो, समझ के आओ, कल मैं बताऊंगा। ये बात मैंने वहां से सीखी है कि एक बार उसको भी मेहनत करने दो, क्योंकि जब वो मेहनत करके चीज अचीव करेगा ना तो उसकी वैल्यू रखेगा कि नहीं यार ये बहुत मेहनत से आया है, उसकी वैल्यू रखेगा। नहीं तो वैल्यू नहीं रखेगा। क्यों? उसको पता है बस सर को फोन मिलाना है, पूछ लेना है, वो बता देंगे। तो कभी ना कभी कोई ना कोई जूनियर होता ही है, कभी ना कभी कोई ना कोई किसी ना किसी से सीखता ही है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई चीज यदि नहीं आती है तो गलत बात नहीं है। मैं भी सीखता हूं, अरे मैंने कई बार बच्चों से कॉन्सेप्ट सीखे, मुझे ध्यान है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, ऑफलाइन का इंसिडेंट बताता हूँ। 2009 के आसपास की बात है। आईआईटी का बैच था, मैं पढ़ा रहा था, और सोचो क्लास 11 का बच्चा, ऐसा नहीं कि ड्रॉपर के बच्चे ने ये बात मेरे से बोली हो, क्लास 11 का बच्चा। मैं क्वेश्चन कर रहा था, मैंने क्वेश्चन की आंसर बता दिया, मैंने क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ाया, फिर मैंने कहा ये क्वेश्चन करो। अब मैंने वही ट्रेडिशनल तरीके से कर दिया। एक बच्चा आगे की सीट में बैठा था, उसने धीरे से इशारा किया कि सर, मैंने कहा हाँ, कि सर ये देखो क्या इस तरह से क्वेश्चन मेरा सही है? मैंने देखा यार इसने क्वेश्चन तो सही किया है। फिर मैंने उसको कॉन्सेप्ट चेक किया, मैंने कहा यार कॉन्सेप्ट भी गजब लगाया इसने, मैंने कहा सही है। फिर मैं क्लास में फिर खड़ा हुआ, बच्चे करते रहते हैं, फिर मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा देखो ये क्वेश्चन मेरे कॉन्सेप्ट से ऐसे आ रहा है, मगर जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है वो थोड़ा सा लेंदी है,
और मैं तुम्हें एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं जो इस बच्चे ने बताया है, हितेश ने। मैंने कहा मैं मुझे नाम क्यों याद है, उसकी रैंक भी आई थी आईआईटी में। मैंने कहा यार इसने जो कॉन्सेप्ट बताया है ना वो इससे थोड़ा सा इजी है, बस थोड़ा सा टफ है मगर इजी है। फिर मैंने वो कॉन्सेप्ट सबको बताया कि इस बच्चे ने ये कॉन्सेप्ट ऐसे सोचा है और ये कॉन्सेप्ट इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा इजी है। मतलब कॉन्सेप्ट टफ है मगर कैलकुलेशन बहुत सारी बच जाएगी। जो हम 6 लाइनों में कर रहे हैं वो 2 लाइनों में हो जाएगा, वो 2 लाइनों में हो जाएगा। अब मैं चाहता तो मैं उसको डांट भी सकता था, चुप भी करा सकता था, मगर प्रॉब्लम ये है कि ये साइंस है। साइंस सीखने की चीज है। आप चाहे जितने बड़े हो जाओ, चाहे जितनी एज हो जाए, चाहे जितना नॉलेज हो जाए, आपको सीखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये साइंस है, दिमाग से चलती है, कोई एज से थोड़ी चलती है। आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे बहुत सारी नई चीजें सिखा सकते हैं कि सर इस चीज को आप ऐसे करो तो इजी नहीं है, या इस चीज को सर ऐसे बोला जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। भाई टीचरों में यही डिफरेंस होता है। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मुझे भी नॉलेज है, और जितने टीचर पढ़ा रहे हैं उनको भी नॉलेज है। बस वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो होता है कि हम अपनी बातों को कितनी आसानी से आप तक पहुंचा पा रहे हैं, ये मेन खेल होता है। तो मैं तो सीखने के लिए हमेशा तैयार होता हूं, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो। और बच्चों से तो मुझे सबसे ज्यादा सीखने को मिलता है, क्योंकि मुझे पता लगता है, मतलब एक से एक मैंने दिमाग देखे हैं यार, मतलब गजब गजब कॉन्सेप्ट उन्होंने भी दिए हैं कि सर देखो ऐसे करें आंसर सही आएगा। तो मैंने कहा देखे, मैंने कहा नहीं यार तुम्हारा कॉन्सेप्ट तो मेरे से अच्छा है। अब मैं उसको यदि कहूं कि नहीं यार तुम्हारा कॉन्सेप्ट मेरे से अच्छा है, यदि ये बात आप क्लास में बोल देते हो सकता है तुम्हें अपनी इज्जत में लग रहा हो कि यार बच्चे का कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा बोल रहे हैं, हम अपना खराब बोल रहे हैं तो हमारी इज्जत डाउन हो जाएगी। अरे इज्जत इज्जत कुछ नहीं होती है भाई। यदि तुम ये बात बोलते हो तो 1000 बच्चों को मोटिवेशन मिलता है कि इसका मतलब हम भी सोच सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। तुम्हें अपने ईगो की पड़ी है, मगर यदि ये बात खड़े होके बोलोगे तो उस बच्चे का मोराल सोचो, और वो अब सोचो किस लेवल की प्रिपरेशन करेगा, कितना खुश रहेगा। और बाकी बच्चे भी खुश रहेंगे कि यार हम भी कुछ अच्छा सोच सकते हैं, हम भी कुछ अच्छा बोल सकते हैं। क्या है, मगर तुम क्या है, छोटी सोच के साथ अपने का सोच रहे हो कि यार हमारे बारे में बच्चे क्या सोचेंगे। अरे प्रभु ये साइंस है। साइंस एक ऐसी चीज है जो एज से नहीं चलती है। हो सकता है मेरे से आधी उम्र का कोई लड़का लड़की हमसे ज्यादा अच्छा पढ़ाए, हमसे ज्यादा अच्छा सोचे। चलो आ जाओ। तो कहानी बता दी मैंने आपको, मेरे साथ क्या घटित हुआ था। अच्छा अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो बच्चों ने कहा सर एक क्वेश्चन और दो, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, मैंने कर लो। अब देखो इसका सबसे तगड़ा क्वेश्चन, ये जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है इसका सबसे तगड़ा क्वेश्चन ये है। पहले तो तुम्हें देखो क्या दिया है, Fe2 से Fe हाफ सेल है, Fe3 से Fe हाफ सेल है, 2 हाफ सेल दिए। द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ रिएक्शन विल बी। अब आप ये पहचानो कि ये सेल है या हाफ सेल है। पहचानो ये सेल है या हाफ सेल है, पहले ये पहचानो ये सेल है या हाफ सेल है। 2 हाफ सेल देके हाफ सेल पूछा गया है, 2 हाफ सेल देके फुल सेल पूछा गया है। बताओ सब लोग पहले ये बताओ, ये सेल है या हाफ सेल है, बताओ। हाँ सेल है तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होगा। सेल है तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, रिडक्शन भी हो रहा होगा। और हाफ सेल है तो सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा होगा या सिर्फ रिडक्शन हो रहा होगा। और यदि सेल है तो सेल वाला कॉन्सेप्ट डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अब देखो ये क्या है, लिखा है Fe प्लस 2 Fe3 पॉजिटिव गिव्स। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख लूं, उसने क्या है प्रेजेंटेशन गजब का किया है जिसकी वजह से बच्चों में कंफ्यूजन आ गया। ये देखो, अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ये सेल है 0 +3 +2 +2। इसने क्या किया, इन दोनों को जोड़ के लिख दिया जैसे बच्चे कंफ्यूज रहे।
देखो 2 Fe हैं +3 वाले, ये क्या हो रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। 2 Fe +2 वाले, एक Fe 0 वाला है और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, +2 में। ये देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। ये सेल है, ये क्या है, सेल। तो भाई जब ये सेल है तो सीधा सेल वाला फार्मूला यूज कर लो। क्यों हम डेल्टा जी ऐड करते घूमेंगे, हम सीधा यूज करेंगे आरपी वैल्यू ऑफ कैथोड माइनस आरपी वैल्यू ऑफ एनोड। अब कैथोड कौन है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड होगा। अब किसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका है माइनस और इसका है प्लस, तो इसी का ज्यादा है, तो ये कैथोड हो गया। अब ये एनोड हो गया। अब ये दोनों जुड़ गए, तो देखो 1 से 1 2, 7 और 4 1, 7 और 4 11, 11 एक 12, ये आ गया प्लस साइन के साथ 1.211, ऐसा कहीं दिया है, अरे क्या बात है, ये दिया तो है, क्या बात है। समझ पाए कैसे क्वेश्चन को करना है, क्या आप समझ पा रहे हो भैया क्वेश्चन को कैसे करना है, हाँ अच्छे से करियो। अब देखो एक ऐसा तगड़ा क्वेश्चन देता हूं आपको जो आपको हिला देगा, जो आपको हिला देगा। कैसे, देखो ये है जेई का क्वेश्चन, मगर नीट में भी आ सकता है जिस दिन जब होगा ना कि टफ क्वेश्चन धुआं छोड़ता हुआ, तो ये आएगा। अब इस क्वेश्चन की खास बात देखना तुम, देखो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इन वोल्टेज ऑफ द सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। हमें इस रिएक्शन का सेल पोटेंशियल निकालना है, Fe2 पॉजिटिव प्लस Ag पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव प्लस Ag। आपको गिवन 3 हाफ सेल है, Ag+1 से Ag, Fe+2 से Fe, Fe+3 से Fe, और हमें इस सेल का पोटेंशियल चाहिए। तो आपने कहा सर इसमें दिक्कत कहां है, एक बार फिर से नजर दौड़ाओ, दिक्कत है, क्या दिक्कत है बताता हूं। हमें पता है कि सेल का पोटेंशियल पूछ रहा है, तो हमें सेल पोटेंशियल वाला फार्मूला यूज करना है। मैंने कहा भाई ई सेल इक्वल टू आरपी वैल्यू ऑफ कैथोड माइनस आरपी वैल्यू ऑफ एनोड। अब देखो मुन्ना खेल क्या हुआ तुम्हारे साथ, जिस हाफ सेल को यहां यूज किया जा रहा है Fe+2 से Fe+3, इसका तो वोल्टेज ही नहीं दिया है, चेक करो 2 से 3 का वोल्टेज कहां है, तो रखोगे कैसे जब वोल्टेज गिवन ही नहीं है। भाई ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑक्सीडेशन है, मतलब ये एनोड हो गया, ये एनोड हो गया, अब ये कैथोड हो गया। तो आरपी वैल्यू ऑफ कैथोड तो दी है +1 से Ag, +1 से Ag, आरपी वैल्यू ऑफ कैथोड तो दी है, मगर आरपी वैल्यू ऑफ एनोड क्वेश्चन में दी ही नहीं है। क्वेश्चन में कोई दूसरे हाफ सेल दिए हैं, हमारा हाफ सेल बनना है 2 से 3 या 3 से 2। हमारा जो यूज हो रहा है हाफ सेल वो ये यूज हो रहा है Fe3 से Fe2, या आप ये मान लो Fe2 से Fe3। क्यों, दोनों में किसी का भी वोल्टेज दिया है तो अपने आप दूसरे का दिया है, यदि रिडक्शन वोल्टेज दिया है तो ऑक्सीडेशन भी दिया है, बस साइन चेंज कर दोगे। मगर ये वोल्टेज दिए हैं, इसका तो वोल्टेज ही नहीं दिया है, तो समझ रहे हो दोनों क्वेश्चन ऐड हो गए, इस बार दोनों क्वेश्चन ऐड हो गए। आपको 2 हाफ सेल दिया है, तीसरे हाफ सेल का वोल्टेज भी निकालना है, साथ साथ में सेल वोल्टेज भी निकालना है। अब ये क्या है, ये 2 हाफ सेल दिए हैं, आपको तीसरे हाफ सेल का वोल्टेज निकालना है, वो वहां रखना है। तो अभी तक जो हम अलग अलग पढ़ा रहे थे ना कि 2 हाफ सेल दिए हैं, तीसरे हाफ सेल का पोटेंशियल निकालो, या
दो हाफ सेल देके सेल बना, इस सेल पोटेंशियल निकालो। इन दोनों को जोड़कर एक क्वेश्चन बना दिया गया कि दो हाफ सेल दिए हैं, तीसरे हाफ सेल का वोल्टेज भी निकालना है और वो हाफ सेल वोल्टेज जाके सेल में डालना है। दोनों का सम कर दिया है। तो अब निकालोगे कैसे? तो ये बात तो आपको मैंने पढ़ाई है। देखो Fe+2 से Fe, इसका वोल्टेज है Y। Fe+3 से Fe, इसका वोल्टेज है Z। हमें लाना किसका है? हमें रिडक्शन वोल्टेज रखना होता है। तो ये रिडक्शन है। Fe+3 से Fe+2 लाना है। तो +2 हमें लाना है लेफ्ट में, तो इसको पलट दो। तो जब मैंने इसको पलटा तो ये ऐसे हो गया, जब मैंने इसको पलटा तो ये ऐसे हो गया। पलटा क्यों? क्योंकि देखो हमें ये हाफ सेल लाना है, रिडक्शन हाफ सेल, Fe+3 से Fe+2। क्यों? आरपी वैल्यू ऑफ एनोड लिखा है ना। तो अब आपने क्या किया? ऐड कर दिया इसका डेल्टा G1, इसका डेल्टा G2, ऐड किया तो ये कट गया। ये देखो हाफ सेल आ गया जो हमें जरूरत है। ये देखो अब डेल्टा G ऐड हो गए। अब इस रिएक्शन का डेल्टा G ये है, तो अब इनकी वैल्यू डाल दो। इस रिएक्शन का डेल्टा G आया डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। अब वैल्यू लिखो, माइनस कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है? +3 +2, एक इलेक्ट्रॉन का। F ई सेल निकालना है, माइनस कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है? 3 का, +3 से 0। F ई सेल कितना है? Z, प्लस माइनस कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है? 2 का। F और ई सेल की वैल्यू कितनी है? -y। अब सॉल्व करो तो देखिए ये F, तो ये आया -e, ये आया -z। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन का था ना, तो 3 कहां लिखा है? ओ 3 की जगह 1 लिख दिया है ना? वही मैं भी कहूं। ये आया -3, यहां पे 3 आएगा। अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2y। अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई डाल दो, तो सॉरी 3z - 2y। रॉन्ग लिखा है गुरुजी, 3 आएगा z वाले में। हाँ कर दिया बेटा, कर दिया, बिल्कुल सही कह रहे हो, थैंक यू, कर दिया। अब देखो ये इस हाफ सेल का पोटेंशियल आ गया, अब इसको जाके वहां डालो। तो ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक है अपने में। ये देखो तो आंसर क्या आया? x + 2y - 3z। ई सेल पोटेंशियल ये आ रहा है, x + 2y - 3z। बात समझ पाए? क्या आप लोग समझ पाए हो ये क्वेश्चन हुआ कैसे है? देवी आप क्वेश्चन मेरे से पूछो, क्वेश्चन मेरे से पूछो तो मैं आपको बताऊंगा। कॉन्सेप्ट सही है वो, आप क्वेश्चन पूछो तो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। बात समझ पाए सब लोग कैसे किया? तो इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, मगर जब ये पेपर में आएगा तो टफ क्वेश्चनों में एक होगा, अच्छे टफ क्वेश्चनों में, मतलब ठीक है। और इसमें देखो कैलकुलेशन कोई ज्यादा नहीं दी है क्वेश्चन में, तो इस कॉन्सेप्ट पर ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। मैं देखो हर तरह का कॉन्सेप्ट, हर तरह का क्वेश्चन कराता जा रहा हूं। अब इस क्वेश्चन को आप लोग करके बताओ जल्दी से, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करें। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं यार, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं कल। अच्छा अब इतनी बात सबको समझ में आ गई? इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं, पहले ये बताओ।
अब यदि इतनी बात समझ में आ गई है तो अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, स्पॉन्टेनियस ऑफ सेल। यस, कैफ, कैफ कह रहा नहीं आई, बाकी सब कह रहे हैं आ गई है, मगर कैफ कह रहा नहीं आई, समी भी कह रहा है नहीं आई। बेटा दोनों लोग बताओ क्या दिक्कत आ रही है, रिपीट कर दीजिए प्लीज। देखो यार, रिपीट करने वाला काम गलत है। आप अपनी कमजोरी बताओ, कहां गलत हुआ आपको समझ में नहीं आया। अब पता चला आप अभी चले आ रहे हो और कह रहे हो रिपीट कर दो, हम सब लोग फंस गए। ई सेल, ईओ, ई नॉट सेल डिफरेंट होता है। हाँ, ई स्टैंडर्ड और ई सेल अलग अलग चीज है। देखो मैं इस क्वेश्चन को फिर रिपीट कर देता हूं, टफ क्वेश्चन है, इसको फिर रिपीट कर देता हूं, गौर समझो। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का मतलब ये होता है नॉट, और जब एक में नॉट लगेगा तो सब में नॉट लगेगा। ये सबके नॉट ही तो दिए हैं, सबके स्टैंडर्ड पोटेंशियल ही तो दिए हैं। ये देखो, स्टैंडर्ड 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 है ना, तो जब सब में स्टैंडर्ड लगेगा तो इनमें भी स्टैंडर्ड लग जाएगा। ये देखो। अच्छा, अब गौर से समझो, मैं क्वेश्चन आपको फिर से बताता हूं, टफ क्वेश्चन है ना, टफ क्वेश्चन है। अब गौर से देखो, उसने कहा कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। वो कह रहा है इस रिएक्शन का सेल पोटेंशियल बताओ। तो मैंने कहा किसी सेल का सेल पोटेंशियल तो बहुत आसान होता है, सेल पोटेंशियल इक्वल टू आरपी वैल्यू ऑफ कैथोड माइनस आरपी वैल्यू ऑफ एनोड। अब आरपी वैल्यू ऑफ कैथोड, तो कैथोड कौन है, +1 से 0 सिल्वर। आरपी वैल्यू ऑफ कैथोड दी है +1 से 0 की, रख दी। आरपी वैल्यू ऑफ एनोड, एनोड कौन है, Fe2 पास 2 से Fe3 पास 2, तो 2 से 3 का कोई सेल ही नहीं दिया है। Fe+2 से 0 दिया है, Fe दिया है, Fe+3 से Fe दिया है, और जबकि क्वेश्चन में जो हाफ सेल यूज हो रहा है वो कौन सा है, Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव। तो क्या क्वेश्चन गलत लिखा है, नहीं, उसने कहा है कि मैंने वो सेल छुपा लिया है, वो हाफ सेल छुपा लिया है जो क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हमें क्या है भाई, आपको आरपी वैल्यू ऑफ एनोड रखनी है। आरपी वैल्यू ऑफ एनोड दी ही कहां है, जिस हाफ सेल को यूज किया जा रहा है उस हाफ सेल का पोटेंशियल थोड़ी दिया है, हाफ सेल तो ये यूज हो रहा है। देखो 2 से 3, और 2 से 3 वाला कहां पोटेंशियल है, 2 से 3 वाला कोई पोटेंशियल ही नहीं है। तो इस हाफ सेल का पोटेंशियल हमें निकालना होगा इन दोनों की हेल्प से। तो ये देखो क्वेश्चन क्या हो गया, दो हाफ सेल दिए हैं और तीसरे हाफ सेल का पोटेंशियल निकालना है। दो हाफ सेल दिए हैं, तीसरे हाफ सेल का पोटेंशियल निकालना है। तो किसका किसका पोटेंशियल दिया है, Fe2 से Fe, Fe2 से Fe, Fe3 से Fe, Fe3 से Fe। अब निकालना किसका है, इसका या इसका, किसी एक का निकाल लो। हमें रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, आरपी वैल्यू रखना है ना, तो रिडक्शन ये है। तो हमें 3 किधर लाना है, लेफ्ट में, 2 किधर लाना है, राइट में, और यहां 2 क्या है, लेफ्ट में, इसलिए मैंने इसको पलट दिया। ये देखो, जब आप सेल पलटोगे तो पोटेंशियल भी पलट जाएगा, +y था -y हो गया। अब इसको और इसको जोड़ दिया तो ये Fe कट गया, ये ऐसा आ गया, ये ऐसे आ गया, लेफ्ट वाले लेफ्ट लिख गए, राइट वाले राइट लिख गए। अब डेल्टा जी भी ऐड हो गए, तो इस रिएक्शन, इस हाफ सेल का डेल्टा जी ये आ गया, और यही हाफ सेल का पोटेंशियल चाहिए। देखो यही हाफ सेल यूज हो रहा है 2 3, ये देखो 3 2, हमें इसी हाफ सेल का पोटेंशियल चाहिए। तो इस हाफ सेल का डेल्टा जी निकल के आया G1 + G2। अब मैंने सबके डेल्टा जी की वैल्यू डाल के इस हाफ सेल का E निकाल लिया, और इस हाफ सेल का ही पोटेंशियल यहां रखना है, क्योंकि यही वाला हाफ सेल सेल में यूज हुआ है। रख दिया, आंसर आ गया, रख दिया, आंसर आ गया। बात समझ पाए। अब देखो,
स्पॉन्टेनियस ऑफ सेल, कोई भी सेल स्पॉन्टेनियस है या नहीं। स्पॉन्टेनियस ऑफ सेल का मतलब जब हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये सेल काम करेगा कि नहीं करेगा, ये मेरी घड़ी को चलाएगा कि नहीं चलाएगा। स्पॉन्टेनियस ऑफ सेल है या नॉन स्पॉन्टेनियस ऑफ सेल। अब आप सब लोग जरा इस घड़ी को देखो, ये नॉन स्पॉन्टेनियस ऑफ सेल है, सेल बंद हो गया है, खत्म हो गया है। चेक करो, आपको दिख रहा है सुई चल नहीं रही होगी किसी भी तरह की। अब देखो सुई चल नहीं रही है, ये देखो, अरे प्रेम खत्री पढ़ाएंगे यार सेल रिएक्शन, प्रेम खत्री सेल रिएक्शन भी पढ़ाएंगे, जहां जरूरत आएगी वहां पढ़ाएंगे, आप परेशान ना हो। है तो ये हमारा सेल बंद हो गया है, तो वो पूछ रहा है कि जब तुम दो हाफ सेल को जोड़ोगे सेल बनेगा, तो क्या वो सेल स्पॉन्टेनियस है, मतलब काम कर रहा है। और काम कर रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि काम कर रहा है थ्योरेटिकली। तो पहले तो मैं ये बताता हूं स्पॉन्टेनियस ऑफ सेल का मतलब क्या है। स्पॉन्टेनियस ऑफ सेल का मतलब है, ठीक है, सेल वर्क स्पॉन्टेनियस, मतलब सेल काम कर रहा है, जो आपने जोड़ा है उससे सेल काम कर रहा है। अब कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होता है, जब उसका डेल्टा जी जीरो हो, सॉरी निगेटिव हो। यदि डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव है तो वो स्पॉन्टेनियस होता है। ध्यान है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया है कि डेल्टा जी जीरो होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा, और डेल्टा जी सॉरी यार, डेल्टा जी निगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा जी निगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा। क्या डिस्कस हो रहा है अभिषेक, क्या डिस्कस कर रहे हो। 23 करोड़ की है जो 21 है BNO, उससे बेटा अभिषेक 23 करोड़ रुपए जानते हो कितना होता है, लिख देते हो, यहां तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। 23 करोड़ का क्या है अभिषेक, अभिषेक 23 करोड़ रुपए का क्या है, मेरे तो चक्कर आ गए नंबर सुन के। क्या है ये, 23 इंटू 10 की पावर 10 ओए। अच्छा मेरा वॉच, अरे पागल हो क्या, वॉच जो है ये जो है मुझे जहां तक ध्यान है 7-8 हजार रुपए का है, 7-8 हजार का है बस। अच्छा हार्दिक की वॉच, अब यार हार्दिक पांड्या अलग लेवल का इंसान है, तुम देख रहे हो, वो इंडिया के टॉप ऑलराउंडर में से एक है, उसकी बातें कहाँ कर रहे हो यार यहाँ पे। हाँ वो 23 करोड़ 18 करोड़ 15 करोड़ 2 करोड़ कुछ भी पहन सकते हैं। हाँ हाँ, और यदि कहो 23 करोड़ का पहनना गलत है, नहीं क्यों गलत है, क्यों गलत है। हजारों लाखों बच्चे क्रिकेट खेलते हैं मगर उसमें से सिर्फ 12 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तुम्हारे IIT एग्जाम नीट एग्जाम से टफ एग्जाम है यार वो, सोचो सिर्फ 12 सेलेक्ट होंगे, तुम्हारी यहां सीटें 25,000 है, तो ये इजी नहीं है कि इजी हो। तो 23 करोड़ की वॉच पहनना है तो कोई गलत नहीं पहनना है भाई, इतनी मेहनत करके इतने लेवल पे जाओ तो पैसे तो मिलेंगे ही, है ना। अब आप हो, आप डॉक्टर बनोगे, अब कोई कहे अरे यार ये डॉक्टर देखने के 3,000 रुपए लेता है 6,000 रुपए लेता है। जैसे मैं गया एक बार, ठीक है, गंगाराम हॉस्पिटल में गया, मुझे जेनेटिक वो देखनी थी, कंसल्टेंसी लेनी थी, मैं बता रहा हूँ 2015-16 के आसपास की बात, लवकुश के समय जेनेटिक काउंसलिंग लेनी थी एक डॉक्टर से। तो गंगाराम में एक लेडी डॉक्टर बैठती है, उनकी फीस 2015-16 में 3,000 थी कंसल्टेंसी फीस, मतलब उनको दिखाओगे जाके ना, सिर्फ दिखाने की कंसल्टेंसी, और वो कंसल्टेंसी 3 दिन चलती थी, मतलब आज दिखाया है तो अब ये चौथे दिन जाओगे तो फिर से पैसे देने, 3,000 की थी कंसल्टेंसी फीस। तो
मेरे से कई लोगों ने कहा कि यार इतनी ज्यादा फीस, देख रहे हो मरीज कितने सारे बैठे हैं, एक ही दिन में 3-4 लाख रुपए की फीस। तो मैंने बोला ये बताओ, जेनेटिक काउंसलिंग वाले तुम्हें कितने डॉक्टर पूरे दिल्ली में मिले? 10-12, उसमें से सबसे टॉप पे ये है। हाँ, तो ये इतनी मेहनत का काम है तो पैसे तो लेगा ही लेगा यार। जिंदगी भर मेहनत उसने की। जब तुम 81 में मैच देख रहे थे, मूवी देख रहे थे, घूम फिर रहे थे, इलू टीलू कर रहे थे, तब वो किताबों में लगा हुआ था, मेहनत कर रहा था, रात दिन लैब में लगा हुआ था। वो तो किसी ने नहीं देखी। अब वो यदि कंसल्टेंसी फीस 3,000 रुपए मांग रहा है, मैम थी एक लेडी डॉक्टर थी, तो तुम्हें टेंशन है। तो अपना काम सबको टफ लगता है, दूसरे का काम सबको इजी लगता है कि वो इतने पैसे कैसे मांग सकता है। अरे मैं तो कह रहा हूं 10,000 मांगना चाहिए। भाई आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, अब देखो 2-3 साल से बच्चे लगे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, उनकी ये मेहनत कोई नहीं देखेगा। जिस एज में उस बच्चे को खेलना कूदना, ठीक है, मौज मस्ती करनी चाहिए, उस एज में बेचारा किताबों में कीड़ों की तरह चिपका हुआ है, कीड़ों की तरह पूरे दिन किताबों में चिपका हुआ है। अब वो जब आज से 5 साल बाद 6 साल बाद कंसल्टेंसी फीस 1,000 2,000 500 800 मांगेगा, तो लोगों का है कि यार क्यों मांग रहे हैं, क्यों नहीं मांगेगा। अब वो दूसरों की हेल्प, वो देखो वो पर्सनल नेचर है, किसी का पर्सनल नेचर है नहीं मुझे दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, तो वो 50 रुपए भी मांग सकता है, वो तो उसका पर्सनल व्यू है ना, मगर हक उसको सारा कुछ है, हक उसको सारा कुछ है। अब जैसे हम लोग 3,000 फीस लेते हैं, तो हक 50,000 मांगने का भी है। क्यों? क्योंकि 50,000 वाले टीचर भी ऐसा नहीं पढ़ा रहे, मगर वो तो अपना इंटेंशन है कि हम कितना ले सकते हैं। तो वो उस बच्चे का है कि हाँ भाई, वो बच्चा कह रहा नहीं भाई हम तो 85 रुपए में सबको देखेंगे, तो वो तो उसका इंटेंशन है, मगर हक उसको पूरा है, हक उसको पूरा है, हक उसको पूरा है। चलो देखो, जब आप कुर्सी के इस साइड हो तो आपको बोलना बहुत आसान लगता है, अरे वो लूट रहा है, वो इतने पैसे क्यों डॉक्टरी के मांग रहा है। जिस दिन तुम कुर्सी के उस साइड बैठोगे, मेहनत करके, पसीना बहा के, तब मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम कितने पैसे मांग रहे हो। तब इसमें से 99.99 बच्चे वही 1,000 2,000 10,000 फीस ले रहे होंगे। आज क्या है, आज वो बातें छौंक रहे हैं। क्यों? बातें छौंकना सबसे आसान काम है, करना सबसे टफ काम है। जैसे बैच स्टार्ट होते ही बातें छौंक दी जाती है, सर पहली रैंक आएगी मेरी, सर टॉप 10 में तो आएगी ही आएगी, देखना आप। अब पेपर आता है तो पता चला टॉप 1 लाख में भी नहीं है। तो ये बातें छौंकना आसान है, सर वो लूट रहा है, मैं जब डॉक्टर बनूंगा तो फ्री इलाज करूंगा। अरे यदि यही बात थी तो आज दुनिया में फ्री इलाज हो रहा होता, तुम ही तो डॉक्टर बने हो, कोई हम थोड़ी बन गए। भाई जो बच्चे आज बोल रहे हैं, यही बच्चे 5 साल बाद पहले भी बोल रहे थे हमारे बैचों में, हमारे बैचों में। तो आज दुनिया में फ्री इलाज क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जब वो सीट पे पहुंचेंगे तब ये जो बातें बोलने वाली है ना, ये सब चेंज हो जाएगी, ये सब चेंज हो जाएंगे। हाँ, उसमें से कुछ ऐसे होंगे, ऐसा नहीं कि सब, कुछ ऐसे जरूर होंगे जो इस बात को फॉलो भी करेंगे, मगर वो सब नहीं होंगे, वो सब नहीं होंगे, क्योंकि इसके पीछे एक लड़ाई टाइप की लड़नी पड़ती है। भाई 50,000 से नीचे की फीस कभी नहीं रही है इनकी। बैच, ऑनलाइन बैच की फीस 50,000 रुपए रखते हैं, लड़ाई लड़ी है तब वो 3,000 4,000 हुई है कि नहीं भाई हम तो इतने में पढ़ाते हैं। यदि आप हमसे टाई अप करना चाहते हो, हमें रखना चाहते हो, तो हम लोग तो भाई 3-4 हजार का ही कोर्स लॉन्च करते हैं, उतने में पढ़ाते हैं। आप उतने का कोर्स ला सकते हो तो ठीक, नहीं तो नहीं। तो लड़ाई लड़नी पड़ती है, उसमें हर तरह का लॉस होता है, कभी कभी उसमें बदनामी भी होती है। क्यों? एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है तो उसमें बदनामी होती है। बच्चे सोचते हैं कि सर चले क्यों गए। अरे या तो मैं 50,000 का कोर्स लॉन्च कर दूं, 20,000 का लॉन्च कर दूं, तब कहोगे कि सर यार पैसे ज्यादा क्यों ले रहे हो। तो हर तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है उसमें। लिखना बोलना ये बहुत आसान काम होता है, करने में ना बहुत ताकत लगती है।
बहुत तरह की लड़ाइयाँ, बहुत तरह के कंप्रोमाइज, मतलब बहुत तरह की चीजें सहनी और ये सब करनी पड़ती हैं। ठीक है, अब तुम तो कह देते हो कि सर बुक का काम्बो 999 में कर दो। अब वो 999 कराने में कितनी मेहनत, कितनी लड़ाइयाँ, कितनी तरह के तर्क वितर्क वो सब चलते हैं, वो हम ही लोग जानते हैं कितना करना पड़े, तब जाके कहीं करा पाते हैं। अच्छा आओ अब पढ़ाई पे ध्यान दो यार। देखो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस, तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस होगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा जी जीरो होगा तो इसका मतलब सेल इक्विलिब्रियम पे होगा। सेल कहां पे होगा? इक्विलिब्रियम पे होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा। और डेल्टा जी इक्वल टू यदि प्लस है तो सेल नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब सेल काम नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? सेल काम एम है ये नहीं करेगा, सेल काम नहीं करेगा। अच्छा डेल्टा जी के ये फीचर है, तो आपको पता है डेल्टा जी इक्वल टू होता है -NFE। यदि डेल्टा जी निगेटिव लाना है तो जरा बताओ ई सेल की वैल्यू कैसी रखनी पड़ेगी? ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव रखनी पड़ेगी। यदि डेल्टा जी को निगेटिव लाना है तो इसको पॉजिटिव डालना पड़ेगा ना, क्यों? प्लस माइनस मिलके माइनस होगा। तो यदि ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव है तो सेल स्पॉन्टेनियस है, मतलब सेल काम करेगा, सेल काम करेगा, सेल काम करेगा। यदि डेल्टा जी इक्वल टू जीरो है तो ई सेल इक्वल टू जीरो होगा। भाई इसकी वैल्यू जीरो है तो अपने आप इसकी वैल्यू जीरो आएगी। और यदि ई सेल की वैल्यू निगेटिव आ गई, ई सेल की वैल्यू निगेटिव आ गई तो सेल पोटेंशियल कैसा हो जाएगा? डेल्टा जी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो यदि सेल पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है तो सेल स्पॉन्टेनियस है, सेल पोटेंशियल की वैल्यू निगेटिव है तो सेल नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब ये कॉम्बिनेशन काम नहीं करेगा, इससे जो सेल बनेगा ही नहीं है। और यदि ई सेल की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब सेल इक्विलिब्रियम में है। ध्यान रखना, ई सेल स्टैंडर्ड, ई सेल स्टैंडर्ड की वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो सेल स्पॉन्टेनियस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ई सेल डिसाइड करता है, ई सेल स्टैंडर्ड नहीं डिसाइड करता है। ध्यान रखना, जैसे डेल्टा जी डिसाइड करता है, डेल्टा जी स्टैंडर्ड नहीं डिसाइड करता है। डेल्टा जी स्टैंडर्ड की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, डेल्टा जी डिसाइड करता है कि स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। उसी तरह ई सेल डिसाइड करता है, ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव है तो सेल काम करेगा, ई सेल की वैल्यू जीरो है तो इक्विलिब्रियम में होगा, ई सेल की वैल्यू निगेटिव है तो सेल काम नहीं करेगा। अब इस पॉइंट पर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? तो पहले मैं इसका सीएचडी लिख देता हूं। सीएचडी कहां चालू किए थे? ये पहले मैं इसका सीएचडी लिख देता हूं, है ना। स्पॉन्टेनियस ऑफ सेल, स्पॉन्टेनियस ऑफ सेल, कोई भी सेल स्पॉन्टेनियस कब होगा? तो स्पॉन्टेनियस ऑफ सेल के लिए डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होगी तो ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तब सेल कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। ऐसा किस कॉन्सेप्ट से आप कह पा रहे हो? ऐसा हम लोग इस कॉन्सेप्ट से कह पा रहे हैं क्योंकि डेल्टा जी इक्वल टू है -NFE। यदि डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो ई सेल की वैल्यू निगेटिव आएगी, तो सेल नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, सेल नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ये देखो, ठीक है। और डेल्टा जी की वैल्यू यदि जीरो है तो ई सेल जीरो आएगा और सेल इक्विलिब्रियम में होगा। सेल इक्विलिब्रियम में होगा। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे? तो देखो बच्चों, इस पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पढ़ो।
सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। सेल रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगी? जब डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव हो। इसको डेल्टा जी करो, ये डेल्टा जी करो, गलत लिखा है, गलत लिखा है। अब बताओ, आंसर दो। सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। सेल रिएक्शन तब स्पॉन्टेनियस होती है जब डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव हो। तब ई सेल कैसा होगा? पॉजिटिव। आंसर थर्ड, यस, बिल्कुल सही। अब देखो ये, इस क्वेश्चन को करो। ए हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोकेमिकल शो इज गिवन, ठीक है। ए से ए पॉजिटिव, एक्स, बी पॉजिटिव से बी, द ईएमएफ मेजर इज इतना। इसका ईएमएफ ऑफ सेल मतलब सेल दिया है, सेल की वैल्यू कितनी दी है? इतनी दी है। अब वो कह रहा है सेल इज नोन। देखो ये सेल ई सेल पॉजिटिव है, इसका मतलब डेल्टा जी क्या है? निगेटिव। इसका मतलब सेल कैसा है? स्पॉन्टेनियस। सेल कैसा है? स्पॉन्टेनियस है। अब यदि ये सेल स्पॉन्टेनियस है तो बनेगा कैसे? ये क्या है? एनोड, और ये क्या है? कैथोड। तो ए से ए प्लस होना चाहिए, ए से ए प्लस है। बी प्लस से बी होना चाहिए, बी प्लस से बी है। ये काम करेगा? ये गलत लिखा है, बी से बी प्लस लिखा है। आंसर क्या होगा? ए। हाँ, आंसर क्या होगा? ए। अब इसका बहुत अच्छा और स्टैंडर्ड क्वेश्चन ये देखो, इसका बहुत अच्छा और स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखो। गिवन ब्लो आर द हाफ सेल। एक हाफ सेल ये दिया है +2 से 0, अब ये दिया है +3 से +2, दो हाफ सेल दिए। द ई सेल फॉर दिस विल बी। तो सबसे पहले देखो ये सेल लिखा है। अब ये लिखा बहुत अच्छी तरीके से है। ऐसा मैं क्वेश्चन एक करा चुका हूं, एफई वाला, ऐसा मैं क्वेश्चन करा चुका हूं। इसको आप ऐसे लिखो। क्यों ऐसे लिखो? यहां देखो 2 है, यहां 1 है, इसका मतलब ये +3 हो रहा है और ये 0 हो रहा है। तो इसका मतलब +2 से 0 और +2 से +3, तो कितने एटम +3 में जा रहे हैं? 2। तो इसको इस तरह से लिखो, ये इस तरह का सेल है, ये इस तरह का सेल है। ये देखो, अब देखो 0 से अब देखो ये +2 0, ये +2 +3, तो +2 से 0 रिडक्शन, +2 से 0 रिडक्शन, अब +2 से +3 ऑक्सीडेशन। तो ये सेल बना हुआ है। अब वो ऑप्शन दे रहा है क्या सेल काम करेगा, क्या सेल नहीं काम करेगा। तो सेल काम करेगा कि नहीं करेगा ये कौन बताएगा? डेल्टा जी बताएगा। या कौन बताएगा? ई सेल बताएगा। तो ई सेल की वैल्यू निकाल लो। अब ई सेल कैसे निकलता है तो आपको पता है ई सेल कैसे निकलता है। आरपी वैल्यू ऑफ कैथोड माइनस आरपी वैल्यू ऑफ एनोड। अब कैथोड कौन है? जिसका वोल्टेज ज्यादा होगा। ई सेल किसका ज्यादा है? इसका। ये कैथोड है। कैथोड कौन होगा? जिसका वोल्टेज ज्यादा होगा, रिडक्शन वोल्टेज ज्यादा होगा। इसका प्लस में है, तो ये कैथोड हो गया, +1.51। अब ये एनोड हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जोड़ दो इन दोनों को, 1 और 8 9, 5 और 1 6, और 1 1 2, और ये क्या आएगा? प्लस का। ई सेल कैसा है? प्लस का। यदि ई सेल प्लस का है इसका मतलब सेल काम करेगा। ई सेल प्लस का है तो पहली बात, अच्छा ये इन्होंने सारे गलत लिख रखे हैं, सब माइनस लिख रखे हैं, तो यहां पर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। ये क्वेश्चन की गलती नहीं है, ये छपाई की गलती है ना। ये क्वेश्चन की गलती नहीं है, मेरे हिसाब से ये छपाई की गलती है। मतलब
एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस होगा, ऐसे। तो ई सेल की वैल्यू आ रही है प्लस, इसका मतलब ये तो कट गए। अब यदि प्लस आ रही है तो वोल्टेज इतना है और सेल काम करेगा। क्यों? ई सेल इक्वल टू पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या होगा? सेल स्पॉन्टेनियस होगा, सेल स्पॉन्टेनियस होगा। बात समझ पाए सब लोग? ये आंसर क्यों है? ये आंसर क्यों है? सब लोग समझ पा रहे हो? हाँ, सब लोग समझ पा रहे हो ये आंसर क्यों है? भाई उसने कहा क्या ये सेल स्पॉन्टेनियस है, तो मैंने ई सेल निकाल दिया। ई सेल इक्वल टू आरपी वैल्यू ऑफ कैथोड माइनस आरपी वैल्यू ऑफ एनोड। अब इन दोनों में कैथोड कौन होगा? ये होगा, ये रख दिया। एनोड ये होगा, ये रख दिया। आंसर आ गया। ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। सर ई सेल रॉन्ग है। अरे मुन्ना, ई सेल रॉन्ग कैसे है? कैथोड हमारा कहां है? इसकी वैल्यू पॉजिटिव है ना, बड़ी वैल्यू। जो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसको क्या मानोगे? कैथोड। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसको कैथोड मानोगे। तो ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, ये कैथोड है, ये कैथोड है। ठीक है? अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन में गलती है, मतलब सॉल्व गलत हुआ है। क्यों गलत हुआ है बताता हूं। एक मिनट एक मिनट, मैं इसको रफ करूं क्योंकि ये हौच पौच में लिखा है, फिर आपको बताऊं गलत कैसे सॉल्व हो गया है, गलत कैसे सॉल्व हो गया है। एक मिनट रुक जाओ, सब लोग रुक जाओ। गलत कैसे सॉल्व है बताता हूं। ये गलत सॉल्व है, कैसे गलत सॉल्व है ये बताता हूं आपको। ठीक है, गौर सुनना। उसने कहा ये दो हाफ सेल दिए हैं। अब वो ये नहीं कह रहा है कि वो सेल बनाओ जो स्पॉन्टेनियस हो। यदि स्पॉन्टेनियस सेल बनाना है तो ये कैथोड होगा, ये एनोड होगा। क्यों? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो कैथोड होगा और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो एनोड होगा। तो हमेशा स्पॉन्टेनियस सेल मिलेगा। मगर यहां क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इन दो हाफ सेल के कॉम्बिनेशन से मैंने ये हाफ सेल बनाया है। अब ये हाफ सेल कैसा है ये बताओ। द ई सेल ऑफ दिस विल बी इतना, द रिएक्शन विल नॉट अकर्स, इतना द रिएक्शन विल अकर्स। इसका मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये दो हाफ सेल थे, इनको मैंने जोड़कर ये सेल बनाया है। आप इस सेल के बारे में बताओ कि ये स्पॉन्टेनियस है या नहीं। क्वेश्चन ये है। और मैंने क्या सॉल्व किया है? मैंने ये सॉल्व किया है कि इन दोनों को, इन दोनों सेल से, इन दोनों हाफ सेल से जो सेल बनेगा वो स्पॉन्टेनियस सेल कौन सा है। तो स्पॉन्टेनियस सेल के लिए ये कैथोड ये एनोड। तो यहां स्पॉन्टेनियस सेल थोड़ी पूछ रहा था, यहां वो पूछ रहा है कि ये दो हाफ सेल थे और मैंने इन दोनों को जोड़ दिया है। अब ये जो मैंने सेल बना दिया है जाने अनजाने में, ये स्पॉन्टेनियस है या नहीं। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि उसने सेल क्या बनाया है। बात समझ पाए? तो पहले हम लोग उसका सेल लिखते हैं। तो उसने जो सेल बनाया है वो ये बनाया है, देखो Mn2 पॉजिटिव प्लस 2Mn पॉजिटिव। इस क्वेश्चन को तो बिना पेन चलाए हम लोग कर देंगे। कैसे अभी बताता हूं। ये देखो उसने ये सेल बनाया है और इस सेल के बारे में पूछ रहा है। तो गौर से देखो जरा, यहां पे कितना है +2, यहां पे कितना है +2, यहां कितना है 0 और यहां कितना है +3। तो ये वाला जो हाफ सेल है ये यहां ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह यूज हो रहा है, देखो। और ये वाला रिडक्शन की तरह यूज हो रहा है, देखो इसमें रिडक्शन हो रहा है। और जबकि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है वो क्या होना चाहिए? कैथोड। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है वो क्या होना चाहिए? कैथोड। और यहां वो है क्या? एनोड है। यहां पे वो क्या बना बैठा है? एनोड। जबकि इसको होना क्या चाहिए था? कैथोड। इसका मतलब घंटा ये काम नहीं करेगा, ये सेल काम ही नहीं करेगा। देख लेना।
अभी इसका ई सेल निकालेंगे, निगेटिव आएगा। क्यों? आपने गलत जोड़ दिया है, आपने गलत जोड़ दिया है। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है उसको कैथोड पे लगाना था, तुमने उसको उठा के एनोड पे लगा दिया है। ये देखो, इस वाले हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका ज्यादा है, तो इसको तुम्हें कहां लगाना चाहिए था? कैथोड पे। और यहां देखो तुमने कहां लगा दिया है? एनोड पे। इसमें तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये सेल काम नहीं करेगा। मगर यदि आपको प्रूफ देना है तो प्रूफ दे दो, प्रूफ देना है तो प्रूफ दे दो। हम इस ई सेल का वोल्टेज निकालना है, आरपी वैल्यू ऑफ कैथोड माइनस आरपी वैल्यू ऑफ एनोड। अब सेल में कैथोड कौन है? ये वाला है, +2 से 0, ये कैथोड है। अब सेल में एनोड कौन है? ये वाला, आरपी वैल्यू ऑफ एनोड ये है, तो ये आ गया -2.69। अब -2.69 आ रहा है, इसका मतलब सेल काम नहीं करेगा। ए आंसर आएगा, बी नहीं आएगा। बी कब आएगा? जब रिएक्शन ना देता, वो बोलता कि ये बताओ इन दो हाफ सेल को जोड़ेंगे तो क्या होगा। तब हम क्या करते? हम ऐसे जोड़ते कि वो स्पॉन्टेनियस हो। उसने कहा है कि मैंने जोड़ दिया है, अब आप ये बताओ ये जो मैंने जोड़ के सेल बनाया है ये स्पॉन्टेनियस है या नहीं? तो वो तो मैं देखते ही समझ गया था ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, मगर हमें वोल्टेज निकालना पड़ेगा। क्यों? स्पॉन्टेनियस ना होने वाले दो ऑप्शन है, ये भी है और ये भी है। अब इसमें से ये वाला सही है, ये वाला सही है, इसके लिए वोल्टेज निकालना पड़ेगा। नहीं तो हमें पता चल गया था कि रिडक्शन वोल्टेज इसका ज्यादा है, आरपी वैल्यू इसका ज्यादा है, तो इसको कैथोड होना चाहिए। और यहां पे ये एनोड है, यहां पे ये एनोड बना हुआ है, इसका मतलब ये सेल गलत जोड़ दिया गया है, इसका मतलब ये सेल गलत जोड़ दिया गया है। क्लियर? कर लोगे? अच्छा, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको करके आइए। 1 मिनट देखे, तुम कर पाओगे? द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इन किलो जूल। अच्छा, किलो जूल में निकालिएगा, ठीक है, ये होमवर्क है, इसको करके आओ। देखो, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NF ई सेल स्टैंडर्ड। अब गौर से देखो, जब इसकी वैल्यू वोल्टेज में होती है, इसकी यूनिट क्या है? वोल्टेज, V, तो ये निकल के आता है कैलोरी में, ये कैलोरी कह रहे हैं, सॉरी, जूल में, जूल में। आंसर चाहिए किलो जूल में, तो देख लेना जरा, जूल को किलो जूल बना लेना, जूल को किलो जूल बना लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा नॉट्स इक्वेशन, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा नॉट्स इक्वेशन। अब इसमें पहले सेल रिएक्शन बैलेंस करना सिखाऊंगा कि सेल रिएक्शन क्या होती है, सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, फिर नॉट्स इक्वेशन क्या है। तो आप लोग अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के क्वेश्चन मत करिएगा, ठीक है। मंडे से क्लास 8:15 बजे से स्टार्ट होगी, मंडे से क्लास 8:15 बजे से स्टार्ट होगी, ध्यान रखिएगा। पहले 8:15 बजे करते हैं, पूजा बेटा जरूरत पड़ी तो 8 बजे भी कर देंगे। मंडे से क्लास 8:15 बजे स्टार्ट होगी। मैं अभी मैसेज डाल देता हूं उन लोगों को कि मेरी क्लास 8:15 से कर दो, ठीक है बच्चों, मंडे से। हाँ ठीक है, सब लोग अपना ध्यान रखेंगे और इस चैप्टर को आराम आराम करिए, ठीक है। अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कोई क्वेश्चन मत करिएगा, अभी इसके 2-3 पॉइंट बाकी रह गए, ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन करिएगा। अभी आप क्वेश्चन किसके लगाइए? कंडक्टेंस के लगाइए। सर रेडॉक्स में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इंद्रजीत बेटा, इंद्रजीत आप उसको कई पार्ट में डिवाइड करके पढ़ लो, नहीं तो एक बार हम उसका अलग सेशन लेके बहुत सारे क्वेश्चन करा देंगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है, ठीक है। बाकी आपकी प्रॉब्लम कल सुन लेंगे, ठीक है। बाय बाय, जल्दी जाओ, फिजिक्स की क्लास है, बाय।